पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद तीन तरफ अटैक किए, एक वो बलूचिस्तान पूरा खा गया, एक उसने अटैक किया कश्मीर, और एक अटैक कहां पर किया, जैसलमेर। कश्मीर पर अटैक किया तो कश्मीर की कंडीशन और अजीब सी थी। कश्मीर में राजा हुआ करते, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। और हरि सिंह जी का ये मानना था कि यार कश्मीर को आजाद रखेंगे, कश्मीर को न तो भारत में मिलाएंगे ना पाकिस्तान, क्योंकि उनको ये लगता था कि यार कश्मीर अलग रहेगा तो कश्मीर की बाउंड्री एक तरफ पाकिस्तान से लगेगी, अफगानिस्तान से लगेगी, रसिया से लगेगी, चाइना से लगेगी, तिब्बत से लगेगी और इंडिया से लगेगी। कितने सारे देश हो गए देख लो, छह। छह देशों की बाउंड्री किसको टच करेगी? इन छह देशों के लोग हनीमून मनाने का आएंगे। तो जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है, वैसे वैसे अपने क्या हो जाएगा, कश्मीर। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्टों के बहाने अपना चल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत सेव बाच बाच कर अपना टाइम पास कर लेंगे। केसर होती है, केसर बेच लेंगे, अपने देश की इकोनॉमी एकदम सही हो जाएगी। पाकिस्तान उधर से अटैक करता है। पाकिस्तान जब अटैक करता है तो पाकिस्तान कश्मीर के आधे इलाके तक पहुंच गया। अच्छा, पाकिस्तान ने अटैक किया तो हरि सिंह जी का कोई बात नहीं, सामना करेंगे। हरि सिंह जी ने कश्मीर की सेना भेजी, भाई कश्मीर एक देश है, कश्मीर की सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ने जाओ। तो दुर्भाग्य, कश्मीर के आधे फौजी जाके पाकिस्तान वालों से मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने उधर लड़ेंगे, तो उधर मिल गए, जाके उधर मिल गए तो पाकिस्तान वालों ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। जब वो आधे कश्मीर तक आ गए तो हरि सिंह भाग के आए नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को आका भाई बचाओ। नेहरू जी ने कहा क्यों, तुम आजाद हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अरे कि तुम पड़ोसी हो ना, सब पड़ोसी नहीं, विलय करो तो बचाएंगे वरना नहीं बचाए। उनका लाओ फटाफट कागज लो, कहां साइन करने। हरि सिंह जी ने कर दिए साइन, हरि सिंह जी ने साइन कर दिया, इसका मतलब कश्मीर अब किस में मिल गया? अब कश्मीर को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? तो भारत ने अपनी सेना भेजी। भारत ने सेना भेजी, अपने इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी ने जाके पाकिस्तान वालों को रोक दिया। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी जाके रोकती तब तक पाकिस्तान यहां तक तो आ ही गया था, तो वहां पे जाके रोक दिया। बस हमने गलती यही की कि हमें उनको रोकने की बजाय जितने भी उनका कब्जा हो गया उसको निकालना था। एक आदमी ने हमने प्लॉट बेचा, उसने पूरा प्लॉट बेचा। यदि आधे पे गुंडे कब्जा कर गए, अपने पास पूरा प्लॉट है तो आधे से कब्जा अपना छुड़वाना, अपने कब्जा छुड़वाना थी। तब अपना देश नया नया आजाद हुआ था। नेहरू जी गलती कर गए, नेहरू जी ने कहा भाई लड़ाई नहीं करनी, एक बार इनको रोक दो जहां तक आ गए। तो ये आधे पे कब्जा कर गए कि कोई नहीं, यूएनओ छुड़वा देगा। कौन छुड़वा देगा? तब तो अपने लगता था यूएनओ कामधेनु गाय है, यूएनओ जैसा कहते हैं वैसा मान लेता है। तो अपने यूएनओ के पास गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए, और यूएनओ को जाके हमने कहा कि यूएनओ, हमारे आधे प्लॉट पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, आधा प्लॉट हमारे पास है, आधा प्लॉट उनके पास है, पर है ये हमारा पूरा, और तुम हमारा कब्जा छुड़वाओ। यूएनओ ने कहा जनता से पूछेंगे। किसे पूछेंगे? जनमत संग्रह, रेफरेंडम करवाएंगे। जनमत संग्रह करवाया जाएगा, कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नेहरू जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जनमत संग्रह होते लोग कहेंगे पाकिस्तान के साथ, इसलिए नेहरू जी ने कहा नहीं खेल रहे हम तो, चीटिंग है, चीटिंग हो रही है, गेम बीच में छोड़ दिया हमने। और हमने कहा यूएनओ की इसमें जरूरत ही नहीं, द्विपक्षीय मामला है, हम हमारे हिसाब से सुलझा लेंगे। वो मामला तब से ऐसा उलझ गया कि अब तक सुलझने का नाम। हम कहते हैं आधे पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हम कहते हैं पीओके, क्या बोलते हैं उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आधे पे इंडिया ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो कहता है आईओके, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर कहता है हम न भारत में न पाकिस्तान में, हम आजाद है। तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कश्मीर को किधर माना जाए, अपनी तरफ माना जाए, उनकी तरफ माना जाए, क्या माना जाए, आजाद। और अपने तो कहते हैं भाई पूरा हमारा है, इंच इंच हमारा है, आधा तो हमारे पास है, आधा गिलगित बाल्टिस्तान 2024 से पहले ले लेंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वरना बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी ना, कुछ ना कुछ खुड़के तो करने पड़ेंगे ना। तो भाई खुड़का तो कर ही देगा इतना तो मैं तो रात को डेली सोता हूँ तो सुबह उठते अखबार में सबसे पहले देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान आया कि नहीं आया। मुझे पता आएगा, साल भर के अंदर अंदर आएगा। फिर दूसरा चक्कर और है, उधर गिलगित बाल्टिस्तान में अब इतनी गरीबी आ रखी है, इतनी गरीबी आ रखी है जिसकी हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही भूखा मर रहा है, तो इनको तो क्या पाड़ लेगा दूसरों को, इसलिए वो खुद ही कह रहे हैं अब मिला दो। तो अपने वाला दो काम करेंगे, एक तो उधर उधर थोड़े बहुत लोग अपने फेवर के जो लोग हैं उनको कहेंगे आंदोलन करो, हमें भारत में मिलना है, हमें भारत में मिलना है। फिर इधर कहेंगे कि देखो साहब सिविल वॉर की स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में किया था, कश्मीर को अलग किया था, इसको मिलाएंगे तो ये बड़ा होगा। तो वो बलूचिस्तान खा गए पूरा, कश्मीर खा गए आधा। एक अटैक किया उन्होंने जैसलमेर, कहां पे है? आधा। आधा कैसे है? यूट्यूब पे 30% है, नहीं आधा है, यूट्यूब की नहीं माननी है। ठीक है, कितना है? इसने पूरा सीरीज सर आधा है, सच में।
इतना लोड क्यों लिया तुमने? कौन परसेंटेज गिन रहा है रे इधर अपने? है? अच्छा तुझे लगा थोड़ा बहुत टुकड़े से दिया नहीं। और छोटे मोटे टुकड़े भी तो भी अपना है। कर्जा और बेर सपूत चुकाते हैं। क्या क्या दो चीजें? यदि बाप पे कर्जा है और बेटा सपूत है तो कर्जा चुकाए। पिताजी नहीं चुका पाए पर बेटों का ये कर्तव्य बनता है कि बाप का कर्जा चुकाए। यदि बाप के कोई बेर है, किसी से लड़ाई हो रखी थी, बाप मर गया, उनसे नहीं चुकाया गया, सपूत चुकाए। अपनी पिछली 2 पीढ़ियां कपूत है, उस कर्जे को चुका, अपने वाली चुकाएगी। इस बार लेंगे, कह के बदला लेंगे, एकदम करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए अपनी पीढ़ी के नाम कुछ बातें लिखी हुई, अपने जस लिखा हुआ है। अपने मरने से पहले पहले देख के जाएंगे, उधर घूम के आएंगे गिलगित बाल्टिस्तान अपने। उधर के लिए अपने को वीजा लेने की आवश्यकता, ये चुकाना है। मैं तो कहता हूं ये क्यों, अपने को लेना है सिंध। क्या लेना है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। किस बात का जनगण मन है यदि सिंध हमारे पास नहीं है? तो सिंध लेना है। जब तक अटक से कटक तक झंडा नहीं होगा तब तक बाजीराव की आत्मा रो रही है। बाजीराव ने कहा था कि भारत का झंडा कहां से कहां तक है? अटक से, अटक सिंधु के पास में एक सहायक नदी है, वहां से लेके ठेठ उड़ीसा में कटक तक अपना झंडा होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर लेंगे जरूर। और याद रखा जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति द्वारा याद रखा जाना चाहिए कि हमारा है। जिस दिन हम दावा ही छोड़ देंगे, हम कह देंगे हमारा है ही नहीं, तो भूल जाएंगे। ले पाए नहीं ले पाए बात की बात है, पर याद तो रहे, सीने में ज्वाला तो धधके कि हमारा है, गुंडों ने कब्जा कर रखा है, छुड़वाया जाएगा। आज नहीं तो कल छुड़वाएंगे। साहब विभाजन पंजाब और बंगाल का किया होगा आपने, सिंध का नहीं किया। सिंध हमारा था पूरा का पूरा। सिंधु को आप कैसे ले सकते हैं उधर? तो सिंध लेना है, आज नहीं तो कल लेना है, लेंगे, ढंग से लेंगे एकदम सिंधु। वो तो मैं लॉकडाउन के अंदर और कोई एक वीडियो देख रहा था, रैंडम वीडियो था, शोएब अख्तर का वीडियो। मैं क्रिकेट को खूब फॉलो करता रहता हूँ, शोएब अख्तर को वीडियो आ गया तो क्रिकेट का वीडियो देख तो सारे वो के वो वीडियो आ रहे थे। शोएब अख्तर का वीडियो था, उसमें शोएब अख्तर कह रहा था कि वो एक लड़की एंकर है, वो इंटरव्यू ले रही है, वो पूछती है आजकल शोएब तुम क्या करते हो? तो कहता है यार रिटायरमेंट हो गया है, आजकल मैं किताबें पढ़ता हूँ। अरे तुम किताबें भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। किस बात की किताब पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो पुरानी किताब है पर उसमें भविष्यवाणी है। किस बात की भविष्यवाणी है? कि उसमें ना पहले लिख दिया था आगे क्या क्या होगा। क्या क्या लिख दिया था? कि उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है कि बाबर एक दिन भारत पर कब्जा करेगा, जबकि किताब बाबर से भी पुरानी है। बता बाबर ने भारत पे कब्जा किया कि नहीं किया? तो एंकर कहती है कि हाँ किया। कि फिर उसके अंदर लिखा कि बाबर का बेटा हुमायूं हार जाएगा और हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। बता लिखा हुआ कि नहीं लिखा? हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा हाँ हुआ ही। उसके अंदर लिखा कि शेरशाह सूरी भारत पर वापस कब्जा कर लेगा, भारत पे कब्जा करे। लिखा कि नहीं लिखा? उसने कहा हाँ ये भी लिखा। उसने कहा छोड़, ये तो हिस्ट्री की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की तकसीम होगी। तकसीम का मतलब बंटवारा। तकसीम मतलब क्या था? कि बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था? उसने कहा हाँ बंटवारा। तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ कि 65 की जंग हम जीतेंगे। पाकिस्तान आज भी ये मानता कि 65 में हम जीते थे। पाकिस्तान कहता है 65 के अंदर हम जीत गए। पाकिस्तान 48 को भी अपनी जीत बताता है, 65 को भी अपनी जीत बताता है, 71 बता नहीं पाता क्योंकि सरेंडर कर गए थे, है ना। वरना तो झूठ यहां भी बोल जाता वो, पर यहां तो साफ साफ दुनिया को फोटो दिख रही है भाई घुटने टेक रखे हैं तुमने यहाँ पे, इसलिए बता नहीं पाता। तो कहा बता 65 की जंग में लिखा हिंदुस्तान को रहेंगे, हराया था कि नहीं हराया था? वो कहती हराया। और ये छोड़, इसमें तो आगे का लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, पर हिंदुस्तान पे कब्जा करने से पहले पहले कश्मीर पे कब्जा करेंगे, और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। तो वो कहती है आमीन। वो लड़की कहती है ऐसा ही हो, आमीन। तो वो वापस कहता है, स्वागत कहता पर सुनो, पर उस किताब में लिखा कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया 2 बार खून, अटक नदी है सिंधु के पास में, सिंध में एक नदी अटक। तो उसके कहने का मतलब है अटक के पास 2 युद्ध होंगे, अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। उन 2 युद्धों के बाद में हम किस पे कब्जा कर लेंगे? भारत पे कब्जा कर लेंगे। मैं उस इंटरव्यू को देख के बड़ा राजी हूँ। अटक के पास 2 युद्ध होंगे, इसका मतलब इंडियन आर्मी कहां पहुंच जाएगी? अटक। इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा हो गया। भाई यदि हमारी आर्मी अटक के पास जाके लड़ रही, इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा कर लिया। तो उसने जैसे ही शोएब अख्तर ने कहा कि और अटक का दरिया जो है 2 बार खून में बह जाएगा, और अटक नदी के पास में 2 बार युद्ध होगा, इसमें तो ये भी लिखा हुआ है। तो उस लड़की के साथ साथ मैंने भी कहा आमीन। ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो। जब सारी बातें सत्य हुई है तो तुम्हारी ये बात भी सत्य हो। बहुत जल्दी हम अटक के पास पहुंचेंगे, अटक हमारी सीमा हो जाएगी। इधर अटक और उधर कौन सी? तीसरा अटैक उस समय पाकिस्तान ने किया जैसलमेर। कहां पर किया? जब जैसलमेर पर अटैक किया तो जैसलमेर में जैसे उनकी सीमा के अंदर घुसे वो सेना उनकी, जैसलमेर में राजा हुआ करते जवाहर सिंह। क्या नाम था?
जवाहर सिंह ने जोधपुर के राजा के पास मैसेज भेजा। जोधपुर के राजा थे हणवंत सिंह। क्या नाम था कि हणवंत सिंह जी, पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, हमारी पार नहीं पड़ेगी शायद अकेले की, इसलिए आप हमारी सहायता करने के लिए हो। जोधपुर के राजा ने अपनी इन्फेंट्री और अपनी एयरफोर्स दोनों भेजी। अपनी एयरफोर्स उतारी और अपनी पैदल सेना उतारी। जोधपुर के पास में एयरफोर्स थी। जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। कितने हवाई अड्डे थे भाई? जोधपुर देश था एक। जोधपुर देश का राजा लंदन जाएगा तो फिर कहां से जाएगा? हवाई अड्डा तो होना चाहिए ना आपके पास। और जोधपुर में तो लास्ट वाले दोनों राजा खुद पायलट थे, उमेद सिंह और हनुमंत सिंह दोनों। तो हनुमंत सिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं सेना भेज रहा हूँ। एयरफोर्स भेजी। एयरफोर्स ने जाके ऊपर से देखा, एयर व्यू लिया, पता चला यार ज्यादा बड़ा आक्रमण नहीं है, छोटा ही आक्रमण। तो उनका एयरफोर्स की तो आवश्यकता ही नहीं है, आर्मी जाके हरा देगी। जोधपुर की आर्मी गिर, पाकिस्तान वालों को कूट काट के निकाल दिया। तो जैसलमेर को बचाने वाली कोई सेना थी तो वो कौन सी थी? इसलिए जैसलमेर बहुत ढंग से जानता था कि हमारा अस्तित्व है पूरी तरीके से किस पे टिका हुआ है। इसलिए आया कि भाई इधर ये जैसलमेर वालों ने कहा भाई जिधर जोधपुर जाएगा उधर भी हम चले जाएंगे, हमारा इनके हिसाब से देख लेना। हालांकि उसमें एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने अपना एक पर्सनल हेलीकॉप्टर भेजा जैसलमेर के राजा के पास, और हेलीकॉप्टर भेज के कहा कि राजा जी हमला हो गया, हम बचा लेंगे, वो सब हम देख रहे हैं, आपकी सेना हमारी सेना मिलकर लड़ लेगी। आप एक काम करो, रॉयल फैमिली को लेकर जोधपुर आ जाओ। कल को खुदा ना खास्ता बड़ा हमला हो जाए, मान लो अपने ना रोक पाए, हार भी तो सकते हैं, लड़ाई में दोनों हो सकते हैं, जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। हार गए, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान वाले सबसे पहले राजा और रानी को पकड़ के मारेंगे, राजा को मार देंगे पकड़ के। इसलिए आप जोधपुर आ जाओ रॉयल फैमिली को लेके। तो उनका पर मैं आ क्यों जाऊं? हारेंगे तब का तब देखेंगे। अरे तो हारते ही आपको मार देंगे। तो उनका जब जनता मरेगी तो मैं ही मर जाऊंगा। इस दुख की घड़ी में मैं जनता को छोड़ के नहीं आऊंगा। जोधपुर वालों को यदि हमारा साथ देना है तो ठीक बात, नहीं साथ देना है तो ठीक बात। यदि आप ये चाहते हो कि युद्ध के टाइम में जब जनता परेशान हो रही है उस समय मैं देश छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मेरे से नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी? मौत आ जाएगी। अब जनता मरेगी तब हम मर जाएंगे। जब 1000 साल तक इस जनता ने हमें टैक्स दिए, हमने इनकी रक्षा की, अब दुख की घड़ी में इस जनता को छोड़ के भागा नहीं जाए। मुझ राजा का जब स्टेटमेंट पढ़ता हूं तब मुझे याद आता है कि इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान वालों ने कब्जा किया तो सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा, अशरफ गनी सबसे पहले भागा। रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया, अभी तक नहीं पता यूक्रेन का राष्ट्रपति है कहां। जेलेंस्की का अभी तक नहीं पता चल रहा है। बीच में एक बार अपने बीवी के साथ कुछ फोटो शूट के फोटो जरूर आए थे उसके अलावा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। राजा कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हार या जीत बहुत बात की बात है, उसका स्टेटमेंट दिखाता है। या इस घड़ी के अंदर तो भाग के नहीं जाएंगे, देख लेंगे बाद में जो होगा नहीं होगा वो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन दुख की घड़ी में जनता को छोड़ के तो भागा। जब ये हमले हुए तो अपने भारत में एक बहुत बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया। क्या नेता थे? लोहिया ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी दिमाग काम करता है कि नहीं करता है? 3 स्टेट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर पाकिस्तान की बाउंड्री पर है। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर और पाकिस्तान हमले भी कर रहा है उधर से, और आप चुपचाप बैठे हो, इनको खाली छोड़ रखा है। फटाफट इनका विलय करो, क्योंकि अलग अलग स्टेट को आर्मी संभाल नहीं पाएगी, एक पूरा स्टेट होगा, संभालना इजी हो जाएगा काम। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने बाकायदा आंदोलन चलाया, एक समिति बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाएगी? और कहा जितनी रियासतें बची उनका फटाफट क्या किया जाए, विलय। कितनी रियासतें बची हुई थी? 5। तो भारत सरकार ने 5 बचे में, 5 में सिरोही को तो वल्लभ भाई पटेल कह रहे राजस्थान में मिलाना नहीं, कहां मिलाना है? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 4। 3 तो बड़े मगरमच्छ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक कौन सी होगी आपके? जैसलमेर। इन चारों को बुला, इन चारों को बुला का भाई हो शामिल, राजस्थान के अंदर शामिल हो। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को सीधा सीधा कहा तुम बाउंड्री पे हो, अटैक हो सकता है, इसलिए तुमको हम अलग छोड़ नहीं सकते। तो इनको तो बाउंड्री वाला डर दिखा के कह दिया भाई आपको राजस्थान में आना ही पड़ेगा। पर समस्या जयपुर के साथ थी। जयपुर के राजा को तो आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम बाउंड्री पे हो। जयपुर के राजा ने कहा भाई अपने तक मिसाइल आएगी नहीं, बीच में जोधपुर जैसलमेर पड़ जाएंगे ना, अजमेर पड़ जाएगा आपका, तब जाके हम आएंगे, इसलिए हम न तो राजस्थान के अंदर शामिल होंगे नहीं, हमारा अलग बनेगा। उल्टा जयपुर वालों का यह कहना था कि आप तो एक काम करो, इस किशनगढ़ को, टोंक को, इनको भी हमारे मिला दो और हमारा एक राज्य अलग से बना दो। यहाँ पे लावा लावा वगैरह ठिकाने ये सारे हमारे अंदर मिला दिए जाए और हमारा राज्य अलग से हो। फिर वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मान सिंह जी, जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा कौन थे? मान सिंह, जिनके नाम पर आपके हैं SMS सवाई मान सिंह। क्या नाम था? सवाई मान, स्टेडियम, हॉस्पिटल जो भी आपके, ये जो इनके नाम पे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह जी अभी आप कहाँ के राजा हो? जयपुर। फिर पूरा राजस्थान, राज प्रमुख पूरे राजस्थान के आप। और सुनो, राजधानी भी जयपुर। और सुनो, प्रधानमंत्री भी आपका। राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, तीनों देंगे। मान सिंह जिनका कागज लो। तीनों को क्या डर दिखाया उनको? तुम कहां पे हो? बाउंड्री पे, इसलिए पाकिस्तान का अटैक हो सकता है। जयपुर वालों को 3 चीजें क्या दे दी गई? राजधानी, राज प्रमुख, सब कुछ किसको दे दिया गया?
जयपुर वाला हूं, इसलिए 4 बड़ी रियासतें शामिल की। ये छोटी छोटी रियासतें थी, बड़ी थी। अब बड़ी रियासतें शामिल होगी तो राजस्थान और बड़ा हो जाएगा, इसलिए नाम दिया गया वृहत राजस्थान। क्या दिया गया? मैं बता ही रहा हूं कि वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कह दिया था कि राज प्रमुख किसको बनाना है, अपने जयपुर वालों को। और जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह, बड़े शानदार पोलो प्लेयर रहे, भारत को पोलो का वर्ल्ड कप जिताया था। इसलिए जब आप एसएमएस स्टेडियम के अंदर जाते हैं तो वहां सवाई मान सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, उसमें पोलो खेल रहे हैं, पोलो खेलते हुए तस्वीर मूर्ति है। तो राज प्रमुख कौन बनाएंगे बताओ? देखे, सवाई मानसिंह। जब पहले कह रखा था कि आपको बनाएंगे, अब जैसे ही कहा कि भाई सवाई मानसिंह को हम क्या बनाएंगे, राज प्रमुख। भोपाल सिंह जी उधर ही बैठे थे, भोपाल सिंह का रिपीट करना इस लास्ट वाली लाइन को। कहा साहब सवाई मानसिंह को क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। उनका सुना वल्लभ भाई पटेल 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी, 1200 साल पुराना देश। और ये मान सिंह, मतलब ये बनेगा राज प्रमुख। और मैं महाराणा भूपाल, मेवाड़ अधिपति, एकलिंग दीवान, और मैं यहां बैठा रहूंगा और इसके सामने। अरे कहा सर ये बात नहीं सर, एक्चुअली समझा करो। कहना कोई नहीं समझा, विले पत्र फाड़ रहा हूं मैं। अरे कहा सर पिछली बार ही आपने थोड़ा सा फाड़ दिया, तो लेमिनेशन करा लो सर प्लीज इसके। फाड़ मत सर प्लीज, सुनो तो बात सुनो तो। एक्चुअली सर समस्या ये है कि आप थोड़े बीमार रहते हो, भोपाल सिंह जी के पैर में गठिया था, इसलिए भोपाल सिंह जी व्हील चेयर से चलते थे। आप थोड़े बीमार रहते हो, सवाई मान सिंह यंग बंदा, फिट बंदा है, इसलिए कोई हमारे काम पड़ेगा तो फटाफट सवाई मान सिंह जी दिल्ली आ जाएंगे। फिर जयपुर दिल्ली के नजदीक है, उदयपुर दिल्ली से दूर है, इसलिए राज प्रमुख का काम पड़ता रहेगा। हम फोन करेंगे फटाफट आ जाएंगे, आपको आने में सर टाइम लगेगा। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, उदयपुर की दूरी को देखते हुए हमने इनको राज प्रमुख बना दिया, क्योंकि दिल्ली के जयपुर नजदीक भी पड़ता है और ये यंग और फिट भी है। भोपाल सिंह जिनका वल्लभ भाई पटेल, सुन कान खोल के, भोपाल सिंह उदयपुर नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर है। काम करो ना तुम आना, वरना मैं फाड़ देता हूं इसको। सर ऐसे मत करो आप प्लीज, क्या चाहिए आपको? मुझे, मैं इनके नीचे रहूंगा, मतलब ये राज प्रमुख और मैं इनके अंडर में रहूं। तो बाद में भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, महाराज प्रमुख। क्या बनाई गई? कोई काम नहीं था, केवल एक पोस्ट बड़ी थी। ऊपर वाली तीनों लाइनों में लिखो, तीनों लाइनों में एक साथ लिखो, पता रहना चाहिए यार, महाराज प्रमुख बने थे। अब बात आई साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? पहले से ही वल्लभ भाई पटेल ने कह चुके थे कि राजधानी भी जयपुर, राज प्रमुख भी जयपुर और प्रधानमंत्री भी जयपुर। तो सवाई मान सिंह जी से पूछा कि सवाई मान सिंह जी आप राज प्रमुख बन रहे हो, आप ही राजधानी बन रहे हो, तो आप बता दो यार प्रधानमंत्री किसको बनाना है। और उस दिन सवाई मान सिंह जी को वहां बैठे बैठे जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया। क्या याद आया? यार कभी हीरालाल शास्त्री ने अपने कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया, और सवाई मान सिंह जिनका हमारी तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा? हीरालाल शास्त्री। और जैसे ही कहा कि भाई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? हीरालाल शास्त्री। तो वर्मा जी तब तक पंछीड़ा शुरू कर चुके थे पीछे। वर्मा जी ने कहा राग के साथ सुनाऊंगा पूरा एकदम ढंग से, मैं हूं प्रधानमंत्री, फिर चेंज क्यों कर रहे हो? पंछीड़ा तो याद ही है। इतने में किसी ने देखा कि जयनारायण व्यास घुंघरू बांध रहे थे कि नाचूंगा मैं। जयनारायण व्यास डांसर थे नाच से, अब जोधपुर शामिल हो गया, जोधपुर शामिल हो, उन्होंने कहा मैं डांस कर देता हूं। आप कहोगे उस गाने पे, आप कहो तो हिप हॉप कर दूंगा, आप कहो तो घूमर गाल दूं, मैं सब डांस कर दूंगा इधर। अरे का बैठ जाओ, दोनों कौन से पंछीड़े बिठाओ इनको। और प्रधानमंत्री कौन होंगे? हीरालाल शास्त्री। भाई साहब जैसे ही कहा हीरालाल जी प्रधानमंत्री होंगे, इन दोनों ने, माणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, कुर्सियां उठा उठा के फेंकी थी। ये क्या तरीका है? हम सीनियर नेता हैं, हमें प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, हिरिया कल का आया हुआ है, ये हमारे सामने प्रधानमंत्री बनेगा ना, हमारी कोई औकात नहीं है क्या? बाउंसर से उठा के बाहर फेंका था इन दोनों को। किनको उठा के बाहर फेंके? और ऐसी ऐसी गालियां निकाली इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं, दूर फेंक के गए। ये क्या तरीका है? ऐसे नहीं बढ़ने देंगे हमारे लोगों का, निकालो इनको बात। लोगों ने इधर समझाने की कोशिश की, अरे यार अपने फ्रीडम फाइटर का काम होता आजादी दिलाना, अपना कोई कुर्सियों के भूखे थोड़ी है, ये पोस्ट चाहिए वो पोस्ट चाहिए। वर्मा जी ने, व्यास जी ने कहा हाँ सही बात है, फ्रीडम फाइटर आजादी दिलाते हैं, पर प्रधानमंत्री तो बनना ही होता है यार, फिर मतलब ही क्या हुआ आजादी का जी प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पहले वाले नेता भी ऐसे ही थे जैसे आज, उल्टा बोले ज्यादा अच्छे हैं, इनके वीडियो बन जाते हैं, इसलिए बेचारे कुछ भी बोले। वर्मा जी, व्यास जी तो भगवान जाने क्या क्या गालियां निकाल गए थे, उनके वीडियो भी अपने पास है, इसलिए केवल किताबों में इतना लिखा था, उन्होंने गालियां निकाली और वहां से चले गए, इतना था, भगवान जाने क्या क्या निकाल के गए थे, ये जाने इनकी लीला जाने।